हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल साहिल पठान एजुकेशन। तो आज देखते हैं हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल। तो देखते हैं आज का एडिटोरियल क्या है। तो आज का एडिटोरियल है इंडियाज फेडरलिज्म इज इन नीड ऑफ अ स्ट्रक्चरल रिसेट। तो यहाँ पे क्या है, भारत का जो संघवाद सिस्टम है इसमें नीड की बात करता है, ज़रूरत का। किस चीज़ का जरूरी आवश्यकता है? तो स्ट्रक्चरल रिसेट का, संरचनात्मक पुनर्व्यवस्था का। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे एडिटोरियल एनालिसिस बाइलिंगुअल में करते हैं। अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल साहिल पठान एजुकेशन ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा। देखते हैं तो इंडियाज फेडरलिज्म नीड स्ट्रक्चर रिसेट। तो यहाँ पे क्या एडिटोरियल, तो भारत का जो संघवाद संरचना है तो इसमें एक रिसेट की बात किया गया, पुनर्व्यवस्था की। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, सेंटर स्टेट रिलेशन का मामला है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, तो विषय थीम क्या है। तो द आर्टिकल्स आर्ग्यूज दैट इंडियाज फेडरल सिस्टम रिक्वायर्स रिकैविलेशन टू रीस्टोर बैलेंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो यहाँ पे बात क्या है, तो लेख में कहा गया है कि भारत के संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बहाल करने हेतु संरचनात्मक पुनर्व्यवस्था की आवश्यकता है। ये क्या है, विषय है, थीम है। अब यहाँ पे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक, संवैधानिक आधार पर। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, तो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 1 जो है भारतीय संविधान का, तो ये कहता है भारत राज्यों का संघ है। ये याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे क्या कहता है, तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद 7th शेड्यूल जो है यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पे क्या, 7वीं अनुसूची जो है, तो यह संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। मतलब इस सूची में जो है यहाँ पे क्या है, स्टेट एंड यूनियन कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, जिसमें राज्य और यूनियन दोनों का एक साथ पावर रहता है। उसके बाद यहाँ पे जुडिशियल पोजीशन देखते हैं न्यायिक दृष्टिकोण से। तो क्या है, तो इन एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एट द फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, स्टेट आर नॉट मेरे अपेंडेक्स ऑफ द यूनियन। तो यहाँ पे क्या है, एसआर बम्बई बनाम भारत संघ 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संघवाद विधानसभा की मूल संरचना का हिस्सा है। ये याद रखिएगा, संघवाद फेडरलिज्म जो है यह क्या है, संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। तो राज्य केवल केंद्र की अधीन इकाइयां नहीं है, ये याद रखिएगा, टर्मिनेट पॉइंट है कि राज्य सिर्फ केंद्र की अधीन इकाइयां नहीं है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड किया गया है। तो समस्या क्या है, तो एक्सपेंशन ऑफ यूनियन लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे संघ कानूनों का विस्तार है, इंक्रीजिंग इन इंटरवेंशन इन कंकरेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची में बढ़ता हस्तक्षेप, किस चीज़ का, यूनियन का, केंद्र का। उसके बाद यहाँ पे देखते सेंट्रली स्पोनेट स्कीम्स विच रिज्ड डिजाइन। तो यहाँ पे क्या है, कठोर केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, वीकेनिंग ऑफ स्टेट एटोनॉमी, राज्यों की स्वतंत्रता में कमी। अब स्टेट एटोनॉमी क्या होता है, राज्य के पास जो पावर है तो सही रूप से उसका उपयोग नहीं कर पाता, उसमें किसका हस्तक्षेप, इंटरप्रिटेशन हो रहा है, यूनियन का, केंद्र का। वो सही रूप से क्या होता है, अपना राज्यों की स्वतंत्रता में कमी होता है, खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं। केंद्र का इंक्रीजमेंट हो रहा है, सेंटर का किस में, स्टेट वर्किंग में। अब यहाँ पे देखते हैं हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, ऐतिहासिक विकास क्या है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस सेंट्रलाइजेशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, लेटर रिफॉर्म सजेशन कैम फॉर्म। तो यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद विभाजन और रियासतों के एकीकरण के कारण केंद्रीकर आवश्यक था। बाद में संतुलन हेतु आयोग बने। तो कौन कौन से आयोग बने, सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन। तो यहाँ पे सरकारिया कमीशन जो है, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, इनका क्या हुआ, गठन हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं फिजिकल फेडरलिज्म क्या है। तो वित्तीय संघवाद क्या है, तो जीएसटी अल्टरेट टैक्सेशन पावर। तो जीएसटी क्या है, यहाँ पे क्या, जीएसटी ने कराधान संरचना बदली। उसके बाद डिबेट ओवर कॉम्पेंसेशन
एंड रेवेन्यू ऑटोनॉमी, यहाँ पे क्या क्षतिपूर्ति व राजस्व स्वायत्तता पर विवाद। उसके बाद फाइनेंस कमीशन वर्सेस सेंट्रली सस्पेंडेड स्कीम, तो यहाँ पे वित्त आयोग हस्तांतरण बनाम केंद्रीय योजनाएं बनाई। उसके बाद यहाँ पे क्या है आर्गुमेंट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो यहाँ पे क्या है विकेंद्रीकरण के पक्ष में क्या तर्क है, तो देखते हैं। पॉलिसी इनोवेशन, बेटर अकाउंटेबिलिटी, सॉल्यूशन सिचुएटेड टू डाइवर्सिटी, डेमोक्रेटिक्स डिपेंडिंग, यहाँ पे क्या नीति नवाचार, यहाँ पे क्या है नए नए तरीका से रिसर्च होनी चाहिए, किस तरीका का कानून बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटर अकाउंटेबिलिटी, एक अच्छा बेहतर जवाबदेही होनी चाहिए। सॉल्यूशन सिचुएटेड टू डाइवर्सिटी, विविधता के अनुरूप समाधान होनी चाहिए। हम सबको पता है हमारा कंट्री इंडिया डेमोक्रेसी है, लेकिन ये क्या है डाइवर्स ऑफ है, हर चीज़ में डाइवर्स है। रिलीजन्स, फेस्टिवल, लाइवलीहुड, हर चीज़ में क्या डाइवर्स है हमारा कंट्री। तो यहाँ पे विविधता के अनुरूप अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, समाधान होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक्स डिपेंडिंग, लोकतंत्र की मजबूती। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे आर्गुमेंट्स फॉर ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो मजबूत केंद्र के पक्ष में क्या बात बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पे क्या राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है मजबूत केंद्र के लिए। उसके बाद आर्थिक समन्वय जरूरी है मजबूत केंद्र के लिए, समान राष्ट्रीय मानक जरूरी है। तो इसके बाद यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या है, तो वे फॉरवर्ड क्या होता है कि भविष्य की कार्य करने के लिए, आगे की रास्ता दिखाने के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो क्या है एक्टिवेट इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263, तो यहाँ पे क्या अंतरराज्य परिषद को सक्रिय करना जरूरी है। ये वे फॉरवर्ड बताया गया है, आगे की रास्ता बताया गया कि हमें क्या करनी चाहिए, तो स्टेट और यूनियन के बीच, तो एक्टिवेट इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग, तो अंतरराज्य परिषद को सक्रिय करना जरूरी है। क्लैरिफाई रोल ऑफ गवर्नर्स, तो राज्यपाल की भूमिका स्पष्ट करना होगा। उसके बाद इनहेंस फिजिकल एटोनॉमी, यहाँ पे क्या है इनहेंस फिजिकल एटोनॉमी, तो यहाँ पे वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाना जरूरी है। उसके बाद प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करना जरूरी है। तो ये क्या वे फॉरवर्ड है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वे फॉरवर्ड मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये वे फॉरवर्ड है कि हमें क्या करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है मेंस के पर्सपेक्टिव से कि इंडियाज यूनिटी विल बी स्ट्रेंथन नॉट बाय एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन बाय द ट्रस्टिंग इट्स स्टेट्स विद इन अ कोऑपरेटिव फेडरल फ्रेमवर्क, यहाँ पे भारत की एकता अत्यधिक केंद्रीकरण से नहीं, क्या है समझिएगा इस स्टेटमेंट को, कि भारत की एकता अत्यधिक केंद्रीकरण नहीं बल्कि सहकारी संघवाद के तहत राज्यों पर विश्वास से मजबूत होगी। बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पे देखते हैं PYQ लेके आए हैं, तो आज का PYQ क्या है कि विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे स्टेटमेंट है और बोला गया कि विचार कीजिए निम्नलिखित कथन पर कि कौन सा सही है। तो किस चीज़ में, रेफरेंस टू इंडियन फेडरलिज्म, तो भारतीय संघवाद के संदर्भ में कंसीडर करना है मतलब विचार करना है, फॉलोइंग स्टेटमेंट मतलब निम्नलिखित कथन पर। तो कथन क्या है पढ़ते हम लोग कि फेडरलिज्म इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या बताया गया कि फेडरलिज्म जो है यह पार्ट है, भाग है, किसका है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि द टर्म फेडरेशन इज स्पेशलिटी मेंशन इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर गिवन अबव इज आर करेक्ट, तो यहाँ पे क्या ओनली 1 ओनली 2 बोथ 1 and 2 नाइदर 1 nor 2, तो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े हैं, यहाँ पे क्या पढ़े हैं, यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है फेडरलिज्म इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज राइट, तो ये अभी हम लोग पढ़े हैं कि सही है। उसके बाद ये जो है द टर्म फेडरेशन इज स्पेशलिटी मेंशन आर्टिकल 1, तो आर्टिकल 1 में ये मेंशन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है कि फेडरेशन वर्ड इसमें ऐड है। तो आर्टिकल 1 में क्या है इंडिया क्या है यूनियन ऑफ अ स्टेट, क्या है आर्टिकल 1 में क्या मेंशन है इंडिया यूनियन ऑफ अ स्टेट, तो यहाँ पे क्या ओनली 1 इज राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है, तो फेडरलिज्म वाज डिक्लेयर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
तो यहाँ पे फेडरलिज्म किस चीज़ में बेसिक स्ट्रक्चर, ये मामला में क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया। उसके बाद आर्टिकल 1 में क्या है, क्या कहता है, यूनियन ऑफ स्टेट नॉट फेडरेशन। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट, मतलब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से विषय फॉल अंडर कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग कंकरेंट लिस्ट पढ़े थे जो कि क्या है, 7th शेड्यूल में है। तो कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, लिस्ट होता है, एक यूनियन लिस्ट होता है, ठीक है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक कंकरेंट लिस्ट होता है। तो कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट के पास और यूनियन ये दोनों मिल के काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन हो गया, पॉलिसी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, तो कौन सा कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो यहाँ पे पहली बात है कि पुलिस क्या है, पुलिस, यहाँ पे एजुकेशन हो गया, पुलिस हो गया, फॉरेस्ट। तो पुलिस हम सबको पता है कि पुलिस किस लिस्ट में आता है, तो पुलिस स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन एंड फॉरेस्ट किस लिस्ट में आता है, यहाँ पे पुलिस स्टेट लिस्ट, एजुकेशन एंड फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 and 3 इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। तो ये आफ्टर 42nd अमेंडमेंट के तहत किया गया था। यहाँ पे एजुकेशन एंड फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। हम लोग समझ लिए कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है, ठीक है। थैंक यू। तो आई होप आप सभी को अच्छा से क्लैरिटी मिल गया होगा। थैंक यू।